नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए दो भूतों की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। आज एक ऐसे ही शख्स ने हमारे साथ अपनी आप भीति शेयर की है और वह शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है, यानी पूरी तरह से पढ़े लिखे और एजुकेटेड इंसान। अब ऐसा माना जाता है कि एजुकेटेड इंसान इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जिन कॉलेज प्रोफेसर ने आज हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है, वो उनकी खुद के साथ आप बीती है। और अगर उनके साथ यह घटना नहीं होती तो शायद वह भी इन चीजों पर कभी यकीन नहीं करते। उनका नाम है सागर। आज तो सागर जी एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन जो घटना उन्होंने शेयर की है वह काफी समय पुरानी है, जब वह प्रोफेसर नहीं बने थे और वह छोटे बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि वह एक बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने गए हुए थे और वहां से उन्हें आने में काफी समय हो जाता है, यानी रात के करीब 910 बज जाते हैं। और उसी दिन क्या हुआ कि जिस रास्ते से वह हमेशा जाते थे, वह उस रास्ते से ना आकर एक सीधे हाईवे से आने लग जाते हैं। लेकिन उसी हाईवे पर उनके साथ एक ऐसा भयानक हादसा होता है जहां पर उनकी जान तो गई नहीं और बाकी कुछ रहा नहीं, और वहां से जिंदा बचकर आने वाले ये अकेले शख्स हैं। वरना कहा जाता है कि उस हाईवे पर जो भी रात के समय उन एंटिटी के सामने आ जाता है, उसके जिंदा बचने के सवाल ही नहीं है। तो स्टोरी सुनाने से पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, सभी साथी जो कहानी सुन रहे हैं वह अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए इस स्टोरी को उन कॉलेज प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से ही शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर है। मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ, ये तब की है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और बच्चों को होम ट्यूशन भी दिया करता था। मैं मूल रूप से गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं धनबाद शहर में एक कमरा रेंट पर लेकर रहता था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ ट्यूशन भी दिया करता था। मेरे ट्यूशन शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक रहते थे। सभी ट्यूशन में घर जाकर ही देता था। मेरा एक स्टूडेंट था रोशन, उसका घर मेरे घर से अच्छा खासा दूर था। मुझे उसके घर अपनी बाइक से जाना पड़ता था। अकेला ही 3 बच्चों के पैसे देता था, इसीलिए इतनी दूर जाने में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन उसका बर्थडे था और उसके घर एक छोटी सी पार्टी थी। उसके घर वालों ने बर्थडे पार्टी में मुझे भी बुलाया था। मैं गया भी, लेकिन पार्टी से आने में काफी देर हो गई। मुझे भी मजा आ रहा था, बचपन की याद आ गई थी। लेकिन इन सब में समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। मेरा ध्यान जब घड़ी पर गया तो मैं रोशन के घर से निकल गया। रोशन के घर से मेरे घर की दूरी लगभग 25 मिनट की थी और रास्ता भी हाईवे का था। हाईवे से एक कच्चा रास्ता भी कट रहा था। मैं अक्सर वहीं से अपनी बाइक मोड़ लिया करता था, क्योंकि वहां से मेरा घर जल्दी आ जाता है और ज्यादा भीड़भाड़ भी नहीं मिलती थी। अब रोशन के बर्थडे वाली रात जब मैं हाईवे पर निकला तो मैंने देखा आज तो हाईवे पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। शायद समय काफी हो गया था इसलिए, लेकिन वह हाईवे था, इसलिए रात के समय अधिकतर ट्रक वगैरह तेज स्पीड से निकल रहे थे। मैं अपनी बाइक सड़क के बिल्कुल किनारे से चला रहा था। मुझे डर था कि कहीं कोई ट्रक तेज स्पीड में आकर मुझे टक्कर ना मार दे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते थे। जब मैं अपने कच्चे रास्ते की तरफ पहुंचा तो मैंने सोचा कि देर तो वैसे भी हो ही गई है, क्यों ना आज हाईवे से ही चला जाऊं। कच्चा रास्ता अंधेरे में सही नहीं है, और वैसे भी हाईवे पर इतनी गाड़ियां नहीं थी जो मुझे जाम का डर लगे। इसीलिए मैं हाईवे पर ही अपनी बाइक चलाने लगा। हाईवे सुनसान था। हाईवे पर एक मोड़ आता है। अक्सर उस मोड़ पर काफी एक्सीडेंट होते हैं। अपने दिमाग में यह बात लिए मैं बड़े ही ध्यान से बाइक चला रहा था। तभी मेरे बराबर से एक दूसरी बाइक गुजरी। मैंने देखा कि उस एक आदमी और एक औरत बैठे हैं। वह औरत उस आदमी से बिल्कुल चिपक कर बैठी है। उस औरत ने साड़ी पहन रखी थी और उसका पल्लू बाइक के पहिए के पास बार बार जा रहा था। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि औरत का पल्लू पहिए में आ जाए और कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए मैंने अपनी बाइक की स्पीड तेज की और उस बाइक वाले के पास पहुंचा। मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, गाड़ी आराम से चलाइए और अपनी पत्नी से कहिए कि पल्लू समेट ले, बार बार पहिए में जा रहा है। उस आदमी ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। कुछ आगे जाकर उसने अपनी बाइक रोकी। जब मैं उसकी बाइक रुकते देखा तो मैं भी उसकी तरफ गया और अपनी बाइक रोकी। मैंने देखा कि उसके साथ अब वह औरत नहीं थी जो कुछ देर पहले उसके पीछे बैठी थी। मैंने उस आदमी से पूछा,
अरे भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ गई? उसने हैरानी से मुझसे पूछा। क्या मेरी पत्नी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने उससे कहा, अरे अभी तो मैंने आपके पीछे एक औरत को बैठे देखा था। वह आदमी अजीब सी शक्ल बनाकर बोला, अरे दिमाग खराब है क्या? मैं तो अकेले ही आ रहा हूं। आपको कोई धोखा हुआ होगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह एक औरत को उस आदमी से बिल्कुल चिपके हुए बैठा देखा था। उस औरत ने उसकी कमर पर हाथ डाल रखा था। मैंने कहा, अच्छा हो सकता है मुझे धोखा हुआ, माफ करिए। इतना कहकर वह अपनी बाइक से आगे के रास्ते के लिए चल दिया और मैं भी चल पड़ा। इसके बाद वह एक दूसरे रास्ते पर मुड़ गया और मैं सीधा हाईवे पर चलता रहा। मैं कुछ आगे ही बढ़ा था कि तभी मेरे बराबर से एक कार गुजरी। थोड़ी आगे जाने पर उसने अपनी स्पीड हल्की की और मेरे आने का इंतजार किया। उस कार वाले ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, साड़ी का पल्लू बाइक के पहिए में आ रहा है। बाइक हल्के चलाओ और अपनी पत्नी से कह दो कि पल्लू ऊपर कर ले। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरी बाइक अचानक रुक गई। उस कार में बैठा आदमी इतना कहकर तेज स्पीड से आगे चला गया, लेकिन मेरी बाइक वहीं पर खराब हो गई। मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे कोई औरत नजर नहीं आई। अब मैं डर गया था, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने भी एक औरत देखी थी। मैंने मन ही मन सोचा, हे भगवान, वह क्या था? क्या सच में कोई औरत थी, या फिर भूत? मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मैं बार बार अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हुई। वह शुरू ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि अब अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं उससे लिफ्ट ले लूंगा और अपनी बाइक यहीं छोड़ जाऊंगा, क्योंकि उस औरत के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। हाईवे के दोनों तरफ जंगली इलाका था। मैं अब पछता रहा था कि काश मैं उस कच्चे रास्ते से ही चला जाता, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जहां तक हो रहा था, मैं अपनी बाइक को पैदल ही धकेल रहा था। मैं बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं कोई गाड़ी आए तो मैं उससे लिफ्ट लूं, लेकिन काफी देर तक ना कोई कार वहां से गुजरी, ना कोई बाइक। अब कोई ट्रक भी नहीं दिख रहा था। मेरा डर अब बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। रात में घूमने वाले कीड़ों की आवाज उस सन्नाटे को काट रही थी। मैं बार बार पीछे पलटकर देख ही रहा था कि अचानक एक बार पीछे पलटने पर मुझे एक औरत दिखाई थी। उस औरत ने भी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन वह औरत नहीं थी जिसे कुछ देर पहले मैंने बाइक पर देखा था। लेकिन हाँ, वह बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, लेकिन उसने अपने बालों की छुट्टियां बना रखी थी। वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। उस औरत को देखकर मेरे मन का डर एकदम ऊंच हो गया। मैंने यह सोचा ही नहीं कि इतनी रात को सुनसान हाईवे पर कोई औरत भला क्या कर रही होगी। देखते ही देखते मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और एक जगह खड़ा हो गया। वह औरत मेरे पास आई और बोली, इतनी रात में तुम इतने सुनसान हाईवे पर क्या कर रहे हो? मैं हक लाते हुए बोला, वो मेरी बाइक खराब हो गई है। वह औरत बोली, अच्छा तो तुम पैदल ही जाओगे? कितनी दूर है तुम्हारा घर? मैंने उसे कहा, यही कुछ 15 मिनट की दूरी पर है। मैं किसी सवारी का इंतजार कर रहा हूं ताकि उनसे लिफ्ट लेकर जा सकूं। वह औरत बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताती हूँ। वहां से तुम पैदल भी घर चले जाओगे और वह बहुत ही कम दूरी का रास्ता है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसकी बातों पर आऊं या नहीं, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा कि मैं तो यहाँ के ज्यादातर रास्ते जानता ही नहीं हूँ। हो सकता है ये औरत यही की हो और सही रास्ता बताएं। अब ऐसे में अपनी बाइक को कब तक पैदल चलाकर ले जाता। मैंने कहा, ठीक है, कहाँ है वह रास्ता? वह औरत बोली, तुम अपनी बाइक को यहीं खड़ा कर दो और मेरे साथ चलो। मैंने अपनी बाइक साइड में थोड़ी आड़ में खड़ी कर दी और उस औरत के साथ चल दिया। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम वैशाली है। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, जिस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर जा रही हूं, मेरा घर भी उधर की तरफ ही है। जब तुम चलोगे तो तुम्हें अपना घर भी दिखाऊंगी। मैं चुपचाप उसके साथ चल दिया। वह मुझसे 2-4 कदम आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे था। वह एक साधारण महिला से तेज चल रही थी, जैसे किसी आदमी की ही स्पीड हो। कभी कभी तो वह इतनी तेज चलने लगती थी कि मैं भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। एक दो बार मैंने उससे कहा, प्लीज आप थोड़ा धीरे चलिए, नीचे झाड़ियां और पत्थर काफी हैं, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। वह औरत धीरे धीरे चलने लगी। मेरी नजर बार बार उसकी कमर पर जा रही थी, जो चलते हुए बहुत लचक रही थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जाकर गले लगा लूं।
लेकिन यह करना सही नहीं था। उसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और सच में वह कहर ढा रही थी। चलते चलते काफी देर हो गई थी। मैंने उससे कहा, कहाँ है रास्ता? हम काफी देर से चल रहे हैं, वैशाली बोली। बस आने ही वाला है। मैं तुम्हें अपना घर भी तो दिखाऊंगी। इतना कहने पर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा कि अगर यह औरत मुझे अपने घर आने का निमंत्रण देगी तो मैं इसके घर जरूर जाऊंगा। और फिर जो मैंने सोचा था वही हुआ। मैंने जंगल में एक छोटी सी कुटिया देखी। वह किसी साधु की लग रही थी। उस औरत ने मुझसे कहा, यही है हमारा घर। मैंने कहा, यहां आस-पास तो और कोई घर नहीं है। क्या तुम इस घर में अकेले रहती हो? वैशाली ने कहा, जी नहीं, मेरी एक बहन भी है। वह भी यही रहती है। मैं चुप खड़ा रहा। वैशाली ने कहा, आओ अंदर चलो। इतनी दूर आए हो तो एक गिलास पानी ही पी लो। मैं भी इसी बात का इंतजार कर रहा था। मैं खुशी खुशी उस घर में चला गया। उस समय मेरे दिमाग से यह बात बिल्कुल निकल चुकी थी कि कुछ देर पहले एक घटना ने मुझे डरा दिया था। वह लाल साड़ी वाली औरत जो बाइक पर पीछे बैठी हुई दिखाई थी, वह वापस नहीं दिखी। मुझे अब उस बारे में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। मैं बस वैशाली की तरफ आकर्षित हो चुका था। जब मैं उस कुटिया में गया तो कुटिया में केवल एक लाल टेन जल रही थी। पूरी कुटिया बिल्कुल साफ पड़ी थी। वहां एक खजूर की चटाई पड़ी थी और कोई सामान नहीं था, ना कोई बर्तन भांडे, ना कोई कपड़ा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़ा अजीब घर है। क्या इस घर में वैशाली का कोई सामान नहीं है? मैं वैशाली से कुछ कहता, इससे पहले ही वैशाली कुटिया में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक गिलास था। वैशाली बोली, लो पानी पी लो। मैंने पानी लेने के लिए वैशाली के हाथ को पकड़ा। उसके हाथ बर्फ के जैसे ठंडे हो रहे थे, इतने ठंडे कि मेरे हाथ से वह गिलास छूट गया। जैसे ही वह गिलास नीचे गिरा तो पानी की जगह सब जगह लाल लाल हो गया। मैं डर गया क्योंकि वह बिल्कुल खून जैसा था। मैं तुरंत खड़ा हुआ। मेरी फैलती आंखें देख वैशाली ने कहा, अरे क्या हुआ? यह शरबत था, तुमने गिरा क्यों दिया? मैंने कहा, ओह माफ करना, गलती से गिर गया। मुझे अब पसीने आने लगा था। वैशाली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। मुझे अब वह जगह सही नहीं लग रही थी। मुझे लगा अब मुझे यहां से चलना चाहिए। मैं खड़ा हुआ और बोला, वैशाली, अब मैं चलता हूं, तुम मुझे आगे का रास्ता बता दो। वैशाली ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है? अब इतनी रात को सुनसान जगह पर कोई लड़की आपको रोकना चाहे तो आप क्या करते? वैशाली की खूबसूरती देखकर मेरा मन वहीं रुकने का करता, लेकिन अंधेरी रात और खून जैसा लाल शरबत देखकर मेरा मन यहां से जाने को करता। लेकिन मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे। मैंने वैशाली से कहा, मुझे काफी देर हो गई है, मुझे अपने घर भी जाना है। वैशाली ने कहा, ठीक है, चले जाना, आगे का रास्ता तुम्हें मेरी बहन दिखा देगी। वैशाली का इतना ही कहना था कि उस कुटिया में एक लाल साड़ी पहने औरत दाखिल हुई। वह औरत और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे कुछ देर पहले मैंने एक बाइक के पीछे बैठा हुआ देखा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बोलती बंद हो गई। पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने मेरे सिर पर पानी डाल दिया हो। अंदर ही अंदर एक झुरझुराहट पैदा हो गई। मेरे पैर जवाब दे रहे थे। मैंने हैरानी से कहा, तुम तभी वैशाली और उसकी बहन मेरी तरफ दे देखकर हंसने लगी। उन दोनों की हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे चेहरे के रंग बदलने लगे। मैंने डरते हुए कहा, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर भागा। मैं इतना डर गया था कि मुझे किधर जाना है समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बस भागे जा रहा था। जंगल में घना अंधेरा था, बस कहीं कहीं चांद की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी थी। मुझे काफी प्यास लग रही थी। मैं भागते भागते थक चुका था। मैं एक रास्ता देखना चाहता था जहां पर चलकर मैं मेन सड़क तक पहुंच पाऊं। मैं एक जगह खड़ा चारों तरफ देख रहा था कि किधर जाना सही रहेगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के नीचे जमीन दो हिस्सों में बंट रही है। जमीन में दरार पड़ती देख मैं तुरंत वहां से भागा। फिर जाकर एक पेड़ का सहारा लेकर हाफ नहीं लगा। तभी मुझे किसी की हंसी की आवाज आई। वह आवाज पेड़ के ऊपर से ही आ रही थी। जैसे ही मैंने गर्दन ऊपर की, मुझे वैशाली की बहन उल्टी लटकी नजर आई। मैं समझ गया कि वैशाली और उसकी बहन कोई इंसान नहीं है, यह पक्का कोई छलावा ही है। मैं वहां से भी भागा। तभी मुझे कहीं दूर से एक रोशनी नजर आई। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं रोशनी के पास गया, मुझे एक औरत दिखाई दे रही थी। जब मैं थोड़ा और करीब गया तो देखा कि वह वैशाली की बहन थी। अब मैं वहां से भी भागा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है।
मैंने मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद किया और दिमाग से काम लिया। जब मैं वैशाली के साथ इस जंगल में आया था, तब मुझे कुछ पेड़ याद हो गए थे। मैंने उन्हीं पेड़ों का सहारा लेकर मेन रोड तक जाने की सोची और मैं कामयाब भी हुआ। जैसे ही मुझे मेरी बाइक नजर आई, मुझे राहत मिली। मैं जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैं मेरी बाइक के पास ही खड़ा रहा। फिर मुझे लगा कि यहाँ रुकना सही नहीं है, मुझे चलते रहना चाहिए। कहीं कोई गाड़ी आती जाती दिखेगी तो उसी से लिफ्ट ले लूंगा, चाहे अपने घर ना पहुंच, लेकिन यहाँ इस हाईवे से तो निकलना पड़ेगा। यही सोचकर मैं तेज तेज कदमों से चले जा रहा था। मुझे कोई भी बाइक या कार नजर नहीं आई, लेकिन मैंने रुकना नहीं छोड़ा। मैं चलता गया, चलता गया। इसी बीच मुझे अपने बराबर में एक परछाई नजर आई। वह परछाई किसी औरत की थी। जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी हालत अब और खराब हो गई। अब मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मैंने कब हाईवे को पार कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने देखा कि मैं मेन मार्केट तक आ चुका हूं, उसके बाद मैं वहां के चौराहे पर खड़े रहकर सोचता रहा कि अब किधर की तरफ जाना है। हालांकि उस मार्केट में मेरा रोज का आना जाना होता था, लेकिन मैं अपने रूम का था भूल गया था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने बड़े शांत दिमाग से सोचा और भगवान को याद किया। उसके बाद मैं मैन मार्केट के चौराहे से एक गली में बढ़ा और फिर मुझे मेरा रूम दिख गया। अपना रूम देखते ही मुझे बड़ा सुकून मिला। जैसे ही मैं रूम पर पहुंचा तो मैंने ताला खोलने के लिए अपनी जेब टटोली, क्योंकि चाबी मेरी जेब में ही थी। लेकिन अब वह चाबी कहां गई मुझे नहीं पता। हो सकता है वह चाबी कहीं जंगल में ही खो गई। मैं जल्दी से एक पत्थर से ताला तोड़ने लगा। ताला तोड़ने की आवाज आसपास पहुंच रही थी। तभी बराबर के कमरे से एक आंटी निकल कर आई और उन्होंने मुझे देखा और बोली, अच्छा सागर तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। वैसे क्या हुआ, ताला तोड़ क्यों रहे हो? चाबी घूम गई क्या? मैंने कहा। हाँ आंटी, पता नहीं कहाँ गिर गई शोर के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, वह आंटी बोली। कोई बात नहीं। उसके बाद ताला टूट गया और मैं अपने कमरे में गया। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और बिस्तर पर बैठ गया। जब मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मैं एक गिलास पानी लेकर आया, लेकिन जैसे ही मैंने उस गिलास को अपने मुंह पर लगाया, पानी का रंग बदलकर लाल हो गया। मैंने तुरंत उस गिलास को नीचे फेंक दिया। जैसे ही गिलास नीचे गिरा तो सब पानी ही पानी था। मुझे नहीं पता वह मेरा वहम था या सच में मुझे वह लाल पानी दिखाई दे रहा था। अब मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैंने चादर तानी और सो गया। कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बराबर में कोई लेटा है। मैंने करवट बदली और देखा तो कोई भी नहीं था। तभी मुझे मेरी दूसरी साइड किसी के होने का अंदेशा हुआ। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही दोबारा करवट बदली, मुझे वैशाली नजर आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया, लेकिन उसने मुझे खींचा और अपने ऊपर गिरा लिया। मेरी नजरें उसकी नजरों से जा टकराई और मैं सम्मोहित होता गया। वैशाली मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर धीरे धीरे उसने अपना मुंह खोला और यह क्या, उसका मुंह खून से भरा था और दांत बहुत बड़े बड़े थे। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और तभी वैशाली ने मुझ पर अपने मुंह का सारा खून थूक दिया। तभी मेरी आंख खुली और मैं घबरा कर उठा। देखा तो सच में मेरे मुंह पर किसी का खून लगा हुआ था। मैं जल्दी से बाथरूम में गया और चेहरा साफ किया। मुझे अब और भी ज्यादा डर लग रहा था। मैं इतना समझ चुका था कि जरूर यह सब उस वैशाली का किया हुआ है, वरना मेरे कमरे में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। अब मेरी दोबारा सोने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपने कमरे में पर ही भगवान की एक छोटी सी मूर्ति लगा रखी है। वहीं पर मैं धूप बत्ती जला दिया करता था। मैं अब कुर्सी और मेज पर बैठ गया। मैं बस भगवान को देखता रहा और उनसे प्रार्थना करता रहा कि मुझे इस मुसीबत से बचा ले। कुर्सी मेज पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। वह भगवान की मूर्ति मैंने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखी थी। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई। जैसे ही मेरा अलार्म बोला, मैं हड़बड़ा, बड़ाक उठा। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। कल रात बहुत ज्यादा चला। जो था सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह 9 बजे से क्लासेस लगना शुरू होती है। मैं जल्दी जल्दी नहाया धोया, चाय नाश्ता किया और अपने कॉलेज पहुंचा। कॉलेज से वापस आकर मैंने खिचड़ी बनाई। शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ था। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं किसी भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। खाना खाने के बाद मैं पड़ोस में चाय की एक दुकान पर चला गया। मैंने सोचा
चलो एक कप चाय पी लो। वहीं एक न्यूज़पेपर रखा था। मैं उस न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगा और एक न्यूज़ देखकर मैं हैरान रह गया। अखबार में एक आदमी के एक्सीडेंट की खबर थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे कल रात मैंने देखा था, जिसके पीछे एक लाल रंग की साड़ी में औरत बैठी हुई थी और वह अचानक गायब हो गई थी। वही वैशाली की बहन। ये खबर पढ़ते ही मैं फिर से डर से कांपने लगा। अभी कल की सारी घटनाएं मेरे दिमाग से निकली भी नहीं थी कि एक खबर यह भी आ गई। अब मुझे मेरे लिए भी डर लग रहा था, क्योंकि किसी ने मेरे पीछे भी उस औरत को देखा था। मैंने जल्दी से अपनी चाय का घूंट मारा और बाइक उठाकर ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला गया। शाम 7 बजे मैं रोशन के घर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि रोशन अपनी आंटी के गया है और वह आधे घंटे में ही लौटने वाला है। उसकी मम्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उसे थोड़ा देर से पढ़ा दें, चाहे आज के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। मैंने सोचा कि मुझे भी पैसों की जरूरत है, चलो थोड़ा देर से ही सही पढ़ा दूंगा। वैसे भी रोशन के एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकता था। रोशन को आते आते 8 बज जाते हैं। खैर, मैंने उसे पढ़ाया और लगभग 9 बजे मैं रोशन के घर से निकल गया। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने वाले कच्चे रास्ते से जाऊंगा, जहां से रोज जाता हूं। मैं बाइक बड़ी ध्यान से चला रहा था और जैसे ही वह कच्चा रास्ता आया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरी बाइक उधर मुड़ी ही नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बाइक मैं नहीं कोई और चला रहा है। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं बाइक को रोकना भी चाहता था, लेकिन बाइक रुकी नहीं। खैर, मैं अपनी बाइक के इशारे पर चलता रहा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। यह मेरे लिए कोई साधारण बात नहीं थी। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी यह साधारण नहीं था। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन बाइक नहीं रोक पाया। आज हैरानी की बात यह थी कि उस सड़क पर कोई दूसरा वाहन दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे मन में बस यही बात आ रही थी कि कहीं वैशाली आज फिर से ना दिख जाए, और जिस बात का डर था वही हुआ। अचानक मेरी बाइक कल की तरह आज फिर से रुक गई। मैं जल्दी से अपनी बाइक से उतरा और इधर उधर देखा। मैं समझ गया था कि अब इस रास्ते पर कोई वाहन नहीं आने वाला, इसीलिए यहां रुकना बेकार है। मैंने तुरंत वहां से चलना शुरू किया। तभी मुझे किसी ने आवाज लगाई। सागर में रुका और पीछे पलटकर देखा तो पीछे शाली ही खड़ी थी। आज उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। मैंने देखा कि वह मेरी तरफ ही बढ़ रही है। मैंने वापस अपने रास्ते चलना शुरू किया। मैं तेज तेज कदमों से चल रहा था और तभी मेरे कंधे पर मैंने किसी के हाथ का स्पर्श पाया। पीछे पलटकर देखा तो वैशाली थी। वैशाली इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गई, यह देखकर मैं डर गया। लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा। तुम वैशा मुस्कुराई और बोली, यह तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहां आज फिर से क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं, मुझे जाने दो। वैशाली हंसती हुई बोली, इतनी जल्दी क्या है, और कल तुम मेरे घर से क्यों चले गए थे? आओ चलो, अपनी बहन से मिलाती हूं। मैंने वैशाली का हाथ अपने कंधे से हटाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे घर मुझे मेरे घर जाना है। मुझे जाने दो और मेरे पीछे मत आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वहां से चलने लगा, लेकिन वैशाली मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं हाईवे के उसी मोड़ पर पहुंच गया था जहां अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं कि तभी वैशाली मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मैं एक बार फिर डर के मारे कंपने लगा। मैंने कहा, तुम तो मेरे पीछे आ रही थी, तुम यहां कैसे? वैशाली गुस्से में बोली, लगता है तुझे एक बार में समझ में नहीं आता, तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? मैंने वैशाली से कहा, देखो मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वैशाली हंसने लगी और बोली, क्या तू मुझे मारेगा? क्या तुम मुझे मार सकता है? मार मार मुझे। इतना कहकर वैशाली धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं एक एक कदम पीछे हटाने लगा। पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई वाहन आए तो मैं उससे मदद मांगूं। धीरे धीरे वैशाली मेरे करीब आती जा रही थी और बार बार कह रही थी, मार मुझे मार। तभी एक कार तेज स्पीड में चली आ रही थी। मैंने उसे देखकर अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, लेकिन वह कार फिर भी नहीं रुकी। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उस कार ने अपनी स्पीड हल्की की और रुक गई। मैं अब भी चिल्ला रहा था। मैं चुप नहीं रहा, मैं चिल्लाता रहा, मेरी मदद करो प्लीज, कार को रोको प्लीज, मेरी मदद करो। मैं वैशाली से अपना हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन वैशाली बुरी तरह गुस्से से घूर रही थी। मैं उस कार वाले को हाथ दिखाकर अपने पास बुला रहा था। उस कार ने भी मेरा साथ दिया और कार को बैक किया। जैसे ही वह कार मेरे पास आई, वैशाली अचानक गायब हो गई। यह मेरे लिए सबसे डरावना दृश्य रहा था।
मैं उस दृश्य को आज भी नहीं भूल सकता। उस कार वाले ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम इतनी रात को इस हाईवे पर क्या कर रहे हो? मैंने घबराते हुए कहा, प्लीज मुझे अपनी कार में बैठा लो, मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। उस कार वाले ने भी तुरंत अपनी कार का दरवाजा खोला। शायद वह मेरी परेशानी समझ चुका था। मैंने जल्दी से कार का दरवाजा बंद किया और कहा, जल्दी चलो, यहां से यहां रुकना खतरे से खा नहीं है। वह वैशाली हमारे पीछे ही होगी। उस कार वाले ने अपनी कार तेज स्पीड से भगा दी। उस कार वाले ने कहा, कहीं तुम उस छल्ला की बात तो नहीं कर रहे हो जो अक्सर यहां आते जाते लोगों को दिखाई देता है? मैंने पूछा, एक औरत का छलावा? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, क्या आपने भी उस छल्ला वे को देखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना काफी है। हालांकि मैं इस हाईवे से कई बार गुजरा हूं, लेकिन ज्यादा रात में नहीं। आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे 9:30 गए हैं, वरना उससे पहले पहले ही मैं यहां से निकल जाता हूं। मैंने यहाँ के हाईवे की कई कहानियां सुनी हैं, जिसमें लोग बताते हैं कि यहाँ पर दो औरतों के साए नजर आते हैं और आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें मार देते हैं। यह सुनकर मेरी सिटी पट्टी गुम हो रही थी। मैं डर से कंपा रहा था। वह आदमी मुझसे बोला, क्या तुम्हें सच में कोई औरत दिखाई दी थी या बस तुम्हारा वहम है? मैंने कहा, मुझे सच में एक पीले रंग की साड़ी पहने औरत दिखाई दी थी और वह मुझे जंगल में अपने घर ले गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक लाल रंग की साड़ी में औरत दिखाई थी। वे दोनों बहनें थीं। इतना ही नहीं, आज मैं अपने पुराने रास्ते कच्ची सड़क से होकर अपने घर जा रहा था, लेकिन मेरी बाइक को न जाने क्या हुआ। वह अपने आप हाईवे की तरफ आ गई और बीच रास्ते में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मुझे वही लड़की वैशाली दिखाई दी। वह मुझसे जबरदस्ती जिद कर रही थी कि मैं उसके साथ चलूं, लेकिन इतने में ही आप मिल गए। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं वह औरत मेरा क्या करती। कार वाला कहता है, वही जो मेरा किया है। मैंने हैरानी से उस आदमी से पूछा, क्या क्या मतलब? वह बोला, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाता हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, आप मुझे बस मेन मार्केट तक छोड़ दीजिए, मैं अपने रूम पर चला जाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप कार चला रहा था। रास्ता काफी सुनसान था। अब तक मुझे कोई दूसरा वाहन दिखाई नहीं दिया। काफी देर चलने के बाद भी मेन मार्केट नहीं आया तो मैंने उस कार वाले से पूछा, भैया आप ये कौन से रास्ते पर चल रहे हो? अब तक तो मार्केट आ जाना चाहिए था और कितनी दूर है? वह आदमी बोला, बस आने ही वाला है। इतना ही कहना था कि मुझे रोड के साइड पर खड़ी मेरी बाइक दिखाई दी। मैंने हैरानी से उस आदमी को देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। मैंने डर से पूछा, अरे भाई साहब, आप ये कहाँ आ गए? मैं अभी यहीं से तो गुजरा था, क्या आपको रास्ता नहीं पता है? उसने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे उसी रास्ते से जंगल की तरफ ले गया जहां से कल वैशाली लेकर गई थी। बस अब क्या था, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने उस आदमी से कहा, कौन हो तुम? गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। उस आदमी ने कहा, अब यह गाड़ी नहीं रुक सकती, तुम चुपचाप बैठे रहो। मैंने उससे काफी मिन्नतें की, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। मैं चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसके सिर से खून टपकने लगा। मैंने पूछा, अरे तुम्हारे सिर पर यह क्या हुआ? और अचानक ही वह अपनी सीट पर बेहोश हो गया। गाड़ी अब अपने आप चल रही थी। मैं उस गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। स्टीयरिंग अपने आप ही चल रही थी, जैसे कुछ देर पहले मेरी बाइक चल रही थी। भगवान जाने वो किसका काम था। मैं कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो वह भी नहीं खुल रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि अगर वह औरत और यह आदमी कोई भूत है तो आज तो मैं गया। तभी अचानक कार रुक गई। मैंने जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो पाया सामने वैशाली की कुटिया है। यह देखकर मेरी हैरत की हद न रही। मैंने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं वापस कार में बैठने के लिए हुआ तो देखा कि अब वह बेहोश हुआ। आदमी वहां है ही नहीं। मैंने आसपास देखा, मुझे वह आदमी दिखाई नहीं दिया। मैं समझ गया कि यहां कोई आदमी था ही नहीं, यह एक भूत था। इसी बीच मुझे किसी लड़की की हंसने की कर्कश आवाज आने लगी। वह आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैं जिधर नजर घुमाता मुझे वह आवाज वहीं से आने लगती। मेरी समझ नहीं आ रहा था आखिर किस दिशा में जाऊं। जिस जगह मैं खड़ा था वहां एक पेड़ था। वो पेड़ धीरे धीरे अपने आप गिरने लगा। जैसे ही मैंने यह देखा, मैं तुरंत उस जगह से हटा और वह पेड़ गिर गया। सामने वैशाली की कुटियां थीं
और चारों तरफ घना जंगल। मैंने उस घने जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन उस कुटिया में जाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं उस कार के पास खड़ा हो गया, तभी मुझे उस कुटिया से बातें करने की आवाज आने लगी। मैं वापस मेन सड़क ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। वैशाली ऊपर से मेरे सामने कूद गई। ये देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा दिल इतना जोर से धड़का कि शायद मैं वहीं मर जाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने आप को संभाला। वैशाली ने कहा, कहाँ जा रहे हो सागर? मैंने डरते हुए कहा, वैशाली, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? वैशाली ने कहा, तेरी मौत चाहती हूं। मैं एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो भी इस हाईवे पर आएगा, अगर वह मेरी नजर में आ गया तो उसकी मौत पक्की है। तू भी नहीं बच सकता। तू कल तो मेरे चंगुल से निकल गया, लेकिन आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तेरे गले में जो यह ताबीज है, इसे उतार दे, वरना मैं जिंदगी भर तेरा पीछा करती रहूंगी। तू कभी भी चैन से नहीं जी पाएगा। वैशाली के मुंह से यह सुनते ही मैं समझ गया कि इस ताबीज की वजह से ही मैं अब तक बचा हुआ हूं, और वह लड़का जिसे मैंने कल देखा था वह मर गया था। अब मैं समझ गया था कि यही ताबीज मेरी ताकत है। वैशाली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वह मुझे दूसरे तरीके से नुकसान जरूर पहुंचा देगी, लेकिन वह मुझे मार नहीं सकती। मैंने कहा, अच्छा, तू ताबीज उतारने कहेगी और मैं ताबीज उतार दूंगा। तूने मुझे पागल समझा है क्या? मैं अपनी मौत को खुद गले लगा लूंगा क्या? यह सुनकर वैशाली गुस्से से बोली, जैसे मैं मरी हूं। मैं भी सबको मरूंगी। मैंने वैशाली ने कहा, लेकिन तुझे मैंने नहीं मारा, मुझे जाने दे। इतना कहकर मैं वहां से भागने लगा। मैं जहां भी रुकता, वैशाली मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती और गुस्से से घूरती। अब उसका चेहरा भयानक हो चला था। आंखें बिल्कुल लाल थीं। जब वैशाली का मुंह पर बस नहीं चला तो उसने जंगलों में एक नहीं कई पेड़ गिराने शुरू कर दिए। मैं जहां जाता वहीं से पेड़ गिर जाते। जहां जाता वहीं से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में भागूं। भागते भागते जंगल में मुझे गणेश जी एक मूर्ति मिली, जो कि छोटे से पत्थर के पास रखी थी। वह मूर्ति बहुत पुरानी लग रही थी। वहां कभी शायद कोई छोटा सा मंदिर रहा होगा। शायद कभी कोई यहाँ आता होगा तो उसी ने यह मूर्ति वहां स्थापित की होगी। जैसे ही मेरी नजर दूर से उस मूर्ति पर गई तो मैं जल्दी से उस तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही एक पेड़ मेरे ऊपर गिरा और मैं जमीन पर मुंह के बल गिर गया। मेरे माथे पर चोट लगी और लगातार खून बहने लगा। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरी छाने लगी, लेकिन मैं फिर भी उस मंदिर तक जाना चाहता था। शायद वहीं पहुंचकर मैं वैशाली से बच सकता था। मैं रेंगता हुआ उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और वैशाली लगातार पेड़ गिराती रही। मैंने भी हार नहीं मानी और मैंने अंत में उस मूर्ति को पकड़ लिया। उसके बाद जंगल में एक क्रोधित ध्वनि गूंजी। ऐसा लगा जैसे धरती कांप रही है। वैशाली ठीक मेरे सामने खड़ी थी और वह बुरी तरह मुझे घूर रही थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उस मूर्ति को नहीं छोड़ा। तभी एक पेड़ मेरी कमर पर आकर गिरा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक चारपाई पर लेटा था। वह एक मिट्टी का घर था। जैसे ही मैं उठा, मैं बढ़ाकर इधर उधर देखने लगा। मैं बाहर गया तो देखा कि दो आदमी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। मैं उनके पास गया और बोला, आप लोग कौन? उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे तुम्हें होश आ गया? मैंने पूछा, हाँ, लेकिन मैं यहां कैसे आया? उस आदमी ने मेरी तरफ चाय का एक कप बढ़ाते हुए कहा, बैठो बैठो, चाय पियो, बताते हैं। मेरे दिमाग में कल रात की सारी घटनाएं घूमने लगी। मुझे बस इतना याद था कि मेरे हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी। मैंने चाय पीनी शुरू की तो उनमें से एक आदमी ने कहा, आज सुबह हम अपनी गायों को जंगल में छोड़ने गए थे ताकि वह चर सके। वहां हमने तुम्हें बेहोश पड़े देखा। तुम्हारे हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी, लेकिन तुम उस जंगल में गए कैसे? मेरा मतलब, कब से वहां पड़े थे? क्या तुम्हें पता नहीं है वह इलाका सही नहीं है? रात में अगर कोई जानवर भी उधर की तरफ जाए तो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। उसके बाद मैंने उस आदमी को रात की सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर वह दोनों हैरान रह गए। तभी दूसरे आदमी ने क्या क्या कहा, तुम्हें भी वह औरत दिखाई दी? मैंने कहा, हाँ। उस आदमी ने पूछा, सच में तुम इंसान ही हो ना? तुम बच के कैसे आ गए? आज तक जो भी रात में उस जंगल में गया है वह वापस नहीं आया। मैंने अपने गले में पड़े ताबीज की तरफ देखा और कहा, मैं इस ताबीज की वजह से ही बच पाया हूं। वह औरत मेरा 2 दिन से पीछा कर रही थी, लेकिन इस ताबीज की वजह से वह मुझे कुछ नहीं कर पाई।
उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाई तो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मैंने इतना ही कहा था कि उनके घर में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ और वह बोला, वह औरत सच कह रही है, वह तुम्हारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? उस आदमी ने कहा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम जैसे नौजवान लड़कों ने उन दो बहनों का काफी कुछ बिगाड़ दिया था। उन दोनों की जिंदगी खराब करके उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने उनसे पूछा, क्या क्या कह रहे हो आप? वह बूढ़ा आदमी बोला, यह बहुत सालों पहले की बात है। दो बहनें थी, वैशाली और नित्या। उस समय वहां कोई हाईवे नहीं बना हुआ था, केवल एक कच्चा रास्ता ही था। वे दोनों बहनें पास के गांव की ही थीं। अब वह गांव भी नहीं रहा। गांव वालों का तो रोज यही काम रहता है, जंगलों में जाना, खेतों में जाना और देर सवेर घर आना। उन दोनों बहनों के घर पर उनके अलावा और कोई नहीं था। वे ही एक दूसरे का सहारा थीं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उस सड़क को हमेशा हादसे की सड़क में बदल दिया। वे दोनों बहनें हमेशा की तरह एक शाम भी कच्चे रास्ते होते हुए अपने घर लौट रही थीं। रास्ते में उन्हें साइकिल सवार दो लड़के मिले। वे लड़के शायद कहीं बाहर के रहने वाले थे। उन दोनों ने वैशाली और नित्या को छेड़ना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए उन्हीं के गांव के एक आदमी ने देख लिया था, जिसके बाद उन दोनों लड़कों की बहुत पिटाई हुई। पूरे गांव में उन लड़कों का मुंह काला करके घुमाया गया। ऐसा करने पर उन लड़कों के दिल को ठेस पहुंची और उन्होंने वैशाली और नित्या से अपना बदला लेने की सोची। वह हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि कब रास्ता सुनसान मिले और वह वैशाली और नित्या से अपना बदला ले। एक दिन उन्हें यह मौका मिल गया। एक शाम वैशाली अकेले ही उस कच्चे सुनसान रास्ते पर चल रही थी। अचानक उन दोनों लड़कों ने वैशाली को पकड़ लिया। वैशाली जैसे तैसे करके जंगल के अंदर की तरफ भागने लगी। वहां पर साधु की एक कुटिया थी। उस समय साधु अपनी कुटिया में नहीं था। उन दोनों लड़कों ने वैशाली को पकड़कर इस कुटिया के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मार दिया। इतने में ही उस जंगल के रास्ते पर वैशाली को ढूंढते ढूंढते नित्या आ गई, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वैशाली अभी तक घर नहीं आई थी। इधर यह दोनों लड़के कुटिया से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर नित्या पर पड़ी। उन्होंने वहीं नित्या को पकड़कर उसके साथ भी यही किया और उन दोनों की लाश को साधु की कुटिया में ही छोड़कर भाग गए। जब वे लड़के कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो गांव के ही एक आदमी ने साइकिल पर जल्दी जल्दी जाते हुए देखा था। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जब अगले दिन वैशाली और नित्या को गांव में नहीं पाया गया तो उनकी खोज की गई। खोज करने पर वे लोग जंगल में साधु की उसी कुटिया में मृत पाए गए। सभी लोगों को उन्हीं दो लड़कों पर शक हुआ, जिन्हें कुछ दिन पहले मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया था। उसके बाद उन दो लड़कों को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वे कहीं भी नहीं मिले। उनकी पहचान करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला कि आखिर वे लोग थे कौन और कहां चले गए। उसके बाद उस सुनसान रास्ते पर आए दिन यह घटनाएं होने लगी कि रात बेरात जो भी उस तरफ से निकलता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता। वैशाली और नित्या की आत्माएं वहां राहगीरों का इंतजार करती हैं और उन्हें अपने रूप के जाल में फंसाकर उनको मार देती हैं। इस घटना के कई सालों बाद वहां पर एक हाईवे बना दिया गया। सभी को लगा जब हाईवे बन जाएगा तो शायद यह घटनाएं थम जाएंगी, लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा और वैशाली और नित्या की आत्मा शांत हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। उन दोनों का मौत का यह खेल कभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, तुम भगवान की कृपा से बच गए। लेकिन जैसा वैशाली ने कहा कि वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, यह बात सच है। वह तुम्हारे पीछे अभी भी है। हो सकता है जब तुम अकेले हो तब वह तुम्हें फिर से परेशान करे। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं उससे अपना पीछा कैसे छोड़ा? उसने कहा, तुम्हें 9 कन्याओं को पूजना होगा, जैसे कि किसी देवी को पूजा जाता है। जब तुम उन 9 कन्याओं को पूजोगे तब तुम्हें उनकी झूठ उसी कुटिया में रखकर आनी होगी जहां पर वैशाली और नित्या की हत्या हुई थी। उसके बाद वैशाली और नित्या तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। इसके बाद मैं अपने रूम पर वापस चला गया और मैं अपनी बराबर में रहने वाली आंटी को इस बारे में सब बातें बताई। उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद मैंने अगले ही दिन उन आंटी की मदद से 9 कन्याओं को भोज कराया और उनकी जूठन ले जाकर उसी कुटिया में गया जहां वैशाली और नित्या को मारा गया। दिन में भी वह जंगल और वह कुटिया डरावनी लगती है। साथ ही उस कुटिया के पास मैंने एक मूर्ति स्थापित कर दी।
मैंने सोचा शायद अब भी कोई और राहगीर उन दोनों बहनों का शिकार हो सकता है। अगर ऐसा हो भी गया तो कम से कम यह मूर्ति उनकी सहायता तो करेगी ही। उसी दिन मैंने न्यूज़पेपर में एक कार एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा। साथ ही उस आदमी का चेहरा भी देखा जो एक्सीडेंट में मारा गया था। वह वही आदमी था जो मुझे उस रात उस जंगल में मिला था और उसने मुझे लिफ्ट दी थी। फिलहाल उस घटना के बाद मैंने रात में उस हाईवे पर जाना छोड़ दिया। बस एक बार एक दोस्त के साथ ही रात को जाना हुआ था। आज मैं खुश हूँ। धनबाद में ही एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।